गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे यूट्यूब चैनल एनएवी कार्नर में। आज हम एनएवी कार्नर की यानी जो लाइव सेशन हमारा चल रहा है, जो ठीक 9 बजे स्टार्ट होता है और आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल एनएवी कार्नर से। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया के बारे में। और इस आधुनिक भारत की चर्चा में हमारी आपसे जहाँ पर बात चल रही थी, वो बात चल रही थी पुर्तगालियों के बारे में। हमने इसके पहले वीडियो में आपसे बात की थी कि जो पुर्तगाली थे वो कैसे कैसे किस तरह से भारत में आते हैं। इसी बीच में हमने आपसे ऑटोमन साम्राज्य की चर्चा की थी। उसके बाद हमारी चर्चा आपसे जो पहुंची थी वो कोलंबस ने कैसे अमेरिका की खोज की, इसी बारे में हमने आपको यहाँ पर बताया था। उसके बाद हमारी आपसे बात हुई थी कि जो पुर्तगाल है, ये पुर्तगाल से लोग कैसे आ रहे हैं। तो पुर्तगाल में अब इसी वीडियो से हम आगे यहाँ पे जो पढ़ेंगे, जिस टॉपिक को कवर करेंगे, उस टॉपिक में हम बात करेंगे कि पुर्तगालियों का जो प्रारंभिक अभियान था वो क्या था, और ख़ास करके भारत के संदर्भ में। उसके बाद हमारी बात होगी कि जो ये अभियान दो तरह से हुआ, एक प्राइवेट यानी जो निजी लोग आए उनका, और दूसरे गवर्नमेंट के अधीन। ये दोनों बात करने के बाद हम बात करेंगे आपसे कि इनकी भारत में पॉलिसी क्या थी, किस पॉलिसी के तहत ये भारत में काम कर रहे थे, और उसके बाद इनका जो योगदान है इसकी हम बात करेंगे कि इनका भारत में योगदान क्या रहा। इतनी बात इसमें बात हम करेंगे पुर्तगाली के बारे में। फिर आज हम कोशिश यह भी करेंगे कि आपसे आज ही डच के बारे में भी डिस्कस कर लिया जाए। इससे दो विदेशी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज इसी लक्ष्य के साथ हम शुरू करेंगे अपने आज के लाइव सेशन को। हाँ, बज चुके हैं हमारे घड़ी में 9:05। तो आप जुड़ चुके हैं रमेश चंद्र के साथ, और इस लाइव सेशन में आप बंधे नहीं होंगे किसी विषय से। आपसे हम आज हिस्ट्री की चर्चा करते समय जब हमारी बात हिस्ट्री से होगी, तो जो टॉपिक हमारे किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेट करे, चाहे वो जियोग्राफी से रिलेट करे, चाहे इकोसिस्टम से, वहाँ पे हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की सेशन की। देखिए, हमें बात करना है पुर्तगाली के बारे में। पुर्तगाली, हमने आपको पुर्तगालियों के जब अभियान की बात की थी, जो पुर्तगाली भारत में आ रहे थे, तो जिस मार्ग से पहले आते थे उसमें दो मार्ग हमने आपको बताया था। पहला हमने बताया था कि वो मार्ग था लाल सागर वाला मार्ग, दूसरा फारस की खाड़ी का मार्ग। दोनों मार्ग में बाधाएं तब उत्पन्न हुई जब तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य स्थापित हो गया। उसके बाद आपने को हमने ये भी बताया था, इस बार इसके बाद ये नए नए मार्ग की खोज में लग गए, और इन्हें आपके एक अग्रदूत वास्को डिगामा ने जाकर भारत पहुंचकर एक नया मार्ग प्रशस्त किया इनके लिए, और तब से ये भारत में आना प्रारंभ करते हैं। और ये समय होता है 1498। 1498 में आपने पुर्तगाली था वास्को डिगामा, वो पहली बार भारत आता है। तो यहीं से इनके प्रारंभ होता है शुरुआती अभियान की। जो इनका शुरुआती अभियान है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो आइए अब यहाँ से हम आगे चलें। जो वास्को डिगामा है, ये आपको हम बता दें कि ये पहला विदेशी जो भारत में आ रहा है आधुनिक काल में, वो है वास्को डिगामा। कब आ रहा है आपको हम डेट भी बता दें, क्योंकि आपको हमने बताया कि ये आ रहा है 1498 में। दिनांक कौन सा है, था 17 मई। 17 मई 1498 में वो भारत में आता है, और जब यहाँ से वापस होकर जाता है तो पूरे आने जाने का खर्चा यानी पूरे व्यापार का 60 गुना लाभ कमाता है। इतनी तक हमारी बात हुई थी। लेकिन जब ये वापस पुर्तगाल चला जाता है, पुर्तगाल जाने पर जब वो अपने लाभ को दिखाता है, तो वहाँ से कई ऐसे यात्री हैं जो भारत आने की कोशिश करते हैं। इसी में एक यात्री भारत में आता है 1500 से लेके 1501 के बीच में। कहीं कहीं किताबों में 1500 मिलता है और कहीं 1501। जब इसकी हमने तह से जांच की कि ऐसा क्यों है, तो बाद में पता चला कि ये ऐसी ही डेट पर आया था जिसे दोनों डेटों में रखा जा सकता है। ये ठीक 31 दिसंबर 1500 को रात में आया था। तो कुछ लोग इसे
1501 यानी 1 जनवरी 1501 मानते हैं और कुछ लोग 1500 मानते हैं, तो दोनों आपको मिल सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो ये सेकंड पुर्तगाली था, दूसरा पुर्तगाली यात्री था जो भारत में आया था। नाम क्या था? पेट्रा अल्ब्रेज केब्राल नाम था। नाम लिख देते हैं, पेट्रा अल्ब्रेज और केब्राल, ये नाम था उस यात्री का जो भारत में आया कब? 31 दिसंबर 1500 में। और फिर यह भी जाता है जब वापस तो खूब लाभ कमाता है, लेकिन इसके लाभ की मल्टीप्लायर हमको नहीं मिलता कितना गुना, लेकिन लाभ कमाता है। फिर वही यात्री जो पुर्तगाल, जो पहला यात्री भारत में आया था, वास्को डी गामा, जो फिर वापस चला गया था, वो फिर 1502 में फिर वापस फिर इंडिया आता है और उसी आकांक्षा के साथ, उसी इच्छा के साथ कि हम पुनः भारत में एक बड़े लाभ कमाएंगे। और इस बार वो भारत में जब आता है तो 1503 में भारत में एक कंपनी स्थापित करता है। कंपनी का अर्थ यहाँ रियल में फैक्ट्री से नहीं, यहाँ कोठी से होती है। जो समुद्र किनारे जो पोर्ट है, जो पोत है, बंदरगाह है, वहाँ पर एक कोठी डालते हैं और आयात निर्यात करते हैं वहाँ से। वहाँ पर फैक्ट्री का तात्पर्य है प्रोडक्शन से नहीं है, वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता है, वहाँ पर केवल क्या होता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं। तो 1503 में जो वास्को डी गामा आता है, 1503 में आकर भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित करता है। वो कहाँ पे स्थापित करता है? वो लोकेशन है कोचीन। ये प्रश्न में आते हैं, आप ध्यान रखिएगा। कोचीन में वो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री स्थापित होती है और इसी संदर्भ में आप देखिए आपके लिए परीक्षा में ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अब जब ये फिर लाभ कमा रही है यहाँ की कंपनी, आप देखेंगे लगातार यहाँ की कंपनी को लाभ हो रहा है, और जब लाभ होगा तो वहाँ जब गवर्नमेंट को ये टैक्स पे करेंगे तो इनसे आय का जरिया पूछा जाता है कि आपकी इनकम क्यों हुई और कैसे हुई, तो इनकम का सोर्स बताते हैं। और जब ऐसे कई व्यापारियों ने इनकम का सोर्स ये बताने लगे कि भारत से जो हमने ट्रेड किया उस ट्रेड से हमको इतना लाभ हुआ, तो वहाँ की जो सरकार थी पुर्तगाल की, उसे बड़ा इंटरेस्ट हुआ कि भारत में क्यों ना हम भी अपना इन्वेस्ट करें। उसे इतना इंटरेस्ट हुआ कि वो खुद भारत में इन्वेस्ट करना चाह रही थी और इसके लिए उसने भारत के लिए इन्वेस्ट नाम की एक कंपनी बनाई और भारत में इन्वेस्ट करने के लिए एक कंपनी बनाई जिसका नाम हम लिखेंगे एस्टाडो द इंडिया। ये कंपनी थी पुर्तगाल की। किस उद्देश्य से बनाई? भारत में व्यापार करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि लाभ बहुत ज़्यादा था और उसी लाभ से जो टैक्स पे कर रहे थे पुर्तगाली व्यापारी, उससे सरकार बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई कि इतना लाभ अगर एक व्यापारी कमा रहा है तो हम उससे ज़्यादा क्यों नहीं कमा सकते। और जो ये जो कंपनी बनी, इसमें एक सर्वोच्च अधिकारी होता था जो इस कंपनी की देखरेख करता था। इस सर्वोच्च अधिकारी को गवर्नर कहा गया। नाम ध्यान रखिएगा, इस सर्वोच्च अधिकारी को गवर्नर कहा गया। इस गवर्नर के पास 4 अधिकार थे, 4 तरह के राइट इन्हें दिए गए। कौन कौन से राइट दिए गए गवर्नर को हम जी से इंडिकेट करेंगे यहाँ पे। इनके पास 4 राइट दिए हैं। पहला था कि जो ट्रेड हो, उस ट्रेड में जो आपको लाभ होगा उससे आप मैक्सिमाइज करेंगे। दूसरा एक ये चीज़ दिया गया, अगर कहीं आपको ट्रेड करने से समय अगर आपका किसी से वार हो जाता है, युद्ध हो जाता है, तो आप उसके लिए हमारी सरकार आपको सपोर्ट करेगी। दूसरी चीज़, तीसरी, अगर आपको ट्रेड करने के लिए किसी देश के साथ ट्रीटी करनी पड़ रही है, समझौता करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हम पुर्तगाली हमारी सरकार तैयार होगी। और चौथा कि आप कंपनी के विस्तार के लिए आप कार्य करेंगे। ये 4 चीज़ उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई। कौन कौन सी, एक बार फिर आपको फिर बता दें। पहली कि जो ट्रेड है, जो व्यापार है, इसमें आप लाभ कमाने के लिए कार्य करेंगे। दूसरा, अगर इस दौरान इस उद्देश्य के लिए आपको कहीं युद्ध करना पड़ रहा है तो पुर्तगाली सरकार आपके साथ है। अगर आप व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई संधि करना चाहते हैं तब भी पुर्तगाली सरकार उसके लिए तैयार है। और चौथा कि आप कंपनी के विस्तार के लिए कार्य करेंगे। ये गवर्नर के राइट थे, इस पे गवर्नर का पूरा अधिकार हुआ करता था। ये
गवर्नर के राइट के बाद अब देखिए जो गवर्नर यहाँ पे जो महत्वपूर्ण कुछ गवर्नर हुए, उस गवर्नर में सबसे महत्वपूर्ण अगर हम नाम आपको लें तो सबसे महत्वपूर्ण नाम है फ्रांसिसो डी अल्मोड़ा। ये पहला नाम है फ्रांसिसो डी अल्मोड़ा। ये भारत का प्रथम गवर्नर था जो पुर्तगाली था, यानी पुर्तगाल का जो पुर्तगाल की कंपनी थी उसका फर्स्ट गवर्नर था कौन? फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा। तो जो डी अल्मोड़ा है इसके कुछ कार्य हैं, कौन कौन सा? पहली बात, ये भारत का प्रथम गवर्नर था। दूसरी बात, इसमें जितनी भी अब तक प्राइवेट, नॉट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम, जितनी भी अब तक प्राइवेट कोठी स्थापित की गई थी उन सब का पुर्तगालियों ने अधिग्रहण कर लिया और अधिग्रहण करके उनकी किलेबंदी कर दी, यानी उसके पास पूरा किला बना दिया। और ये जो पहला गवर्नर हुआ इसने एक पॉलिसी लेके आई जिसे कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ध्यान रखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ये क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? ये मुख्यतः समुद्र की नीति होती है सागर में, कि जो समुद्र में जो ट्रेड होता है उस ट्रेड में कैसे अपने आप को, स्वयं को हम मजबूत रखें। दूसरी बात, जो समुद्री ट्रेड है उसे खुद को मजबूत रखने के साथ उसे कैसे हम कंट्रोल करें, नियंत्रित करें। और यही दो उद्देश्य होते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी के। और इसे लाने वाला कौन था? फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा था। इतनी बातें स्पष्ट हो तब यहाँ से हम दूसरी की तरफ मूव करें, जो दूसरा प्रमुख गवर्नर था। दूसरा प्रमुख गवर्नर था अल्फासो डी अल्बुकर्क। हम बात कर रहे हैं अल्बुकर्क की। ये दूसरा प्रमुख गवर्नर था। इसका क्या योगदान है? देखिए, सबसे बड़ा योगदान इसने, ये पुर्तगाली गवर्नर के रूप में भारत में बहुत सारे रिफॉर्म के लिए भी जाना जाता है। इसकी नीति बड़ी ही अच्छी थी और साथ ही साथ इसकी ही की नीति की हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये जानें कि इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसे वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो भारतीय जो शासक थे कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय, जब हमने आपसे विजयनगर साम्राज्य की बात की थी तो हमने कृष्णदेवराय के बारे में बताया था। तो ये विजयनगर साम्राज्य के एक बड़े महत्वपूर्ण शासक हुए। कृष्णदेवराय के साथ जो अबूबकर्क है, यानी अल्फासो डी अल्बुकर्क, इसके संबंध बड़े अच्छे थे। कृष्णदेवराय के साथ इसके संबंध बड़े अच्छा हुआ करते थे। और आप देखेंगे तो कृष्णदेवराय की जो विजयनगर साम्राज्य था उसके बगल में एक साम्राज्य हुआ बीजापुर। एक तो हुआ विजयनगर और एक हुआ बीजापुर। तो कृष्णदेवराय और बीजापुर के बीच कुछ मतभेद थे, और चूँकि जो अल्फासो डी अल्बुकर्क है ये कृष्णदेवराय यानी जो विजयनगर साम्राज्य है इनके मित्र हैं, और मित्र है इनके, तो स्वाभाविक सी बात है दोस्त का दोस्त होता है, लेकिन दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है। यानी जो दुश्मन और दुश्मन जो होंगे वो भाई भाई होंगे। यानी अब यहाँ पे देखिए, ये हैं कृष्णदेवराय और ये है अल्मोड़ा, ये दोनों दोस्त हैं और ये दोनों दुश्मन हैं। तो ये अगर दोस्ती इनके साथ है तो दुश्मनी इनके साथ भी होगी। और इसी का परिणाम होता है कि 1510 में कि पहले जो बीजापुर है और जो फ्रांसीसी जो पुर्तगाली कंपनी है यानी अल्फासो डी अल्बुकर्क, इसके बीच तनाव बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और ये तनाव बढ़ता है, इसी क्रम में कुछ डिमांड होती है पुर्तगालियों की जो बीजानगर के राजा पूरा नहीं करते और ये बीजानगर पर अटैक कर देते हैं। और बीजानगर का वहाँ पर शासक होता है कौन? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह वहाँ का शासक होता है और यूसुफ आदिल शाह से एक मेजर एरिया जीत लेता है और वो एरिया होता है गोवा का। गोवा को जीत लेता है, कौन जीता है? अल्फासो डी अल्बुकर्क। ये जीत लेता है गोवा को, बीजानगर से जीतता है और वहाँ पर अपनी कोठी स्थापित कर देता है। अब बात हुई और दूसरी चीज़, इसका पहला योगदान क्या हुआ? ये गोवा को जीत लेता है। दूसरी चीज़, दूसरा योगदान है क्या? इसके रिलेशन हमने राजनीतिक बताए
कि इसके कृष्ण देव राय के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं और बीजापुर के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं हैं, यानी इसके साथ यूसुफ आदिल शाह के साथ। इसके बाद इसका तीसरा जो योगदान है, इसने अपने क्षेत्र में जो इसका एरिया जहाँ पर कंपनी के शासन थे, जहाँ तक कंपनी का अधिकार था, उस क्षेत्र में ये दो काम करता है। पहली बात, ये लोकल जो लोग हैं वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इनसे रिलेशन अच्छा करना चाह रहा है और रिलेशन अच्छा करने के लिए वो एक नीति लाता है कि जो वहाँ के पीपुल हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जो पुर्तगाली हैं, पुर्तगाली लोगों को यह सब्सिडी देता है या फंडिंग करता था। किस लिए? कि अगर आप भारतीय महिला से शादी कर रहे हैं तो आपको हम प्रोत्साहन देंगे, और जब भारतीय महिला से शादी करेंगे तो इनसे भारतीय के साथ लगाव होगा और जो लोकल लोग हैं उनका सहयोग करेंगे। इस उद्देश्य से इसने काम किया। दूसरा चीज़ काम करता है, दूसरा, इसने अपने क्षेत्र में जहाँ पर इनका शासन था वहाँ पर सती प्रथा को बैन करता है। सती प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देता है। ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण काम है। अब आप देखेंगे इस समय तक, जब तक ये शासक, जब तक ये गवर्नर है, इसके काल तक इनका जो प्रभाव क्षेत्र है, आप देखेंगे पूरे हिंद महासागर में वो अपनी उसी पॉलिसी, कौन सी, ब्लू वाटर पॉलिसी के कारण ये अब पूरी तरह से यहाँ पर छापे हुए हैं। यानी पूरा इनका अधिकार है किसके कारण? BWP के कारण, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी के कारण। अब ब्लू वाटर पॉलिसी में आप देखेंगे तो इनका जो अधिकार क्षेत्र होता है कहाँ कहाँ से, आपको पहले बता दें होर्मुज स्ट्रेट, आपको बता दें बाबल मंडेब, आप वहाँ से लेकर बाबल मंडेब, होर्मुज स्ट्रेट से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक, यानी ऐसे कहें तो हिंद महासागर की पश्चिमी छोर से लेकर हिंद महासागर के पूर्वी छोर तक इनका साम्राज्य हुआ करता था, या समुद्र में इनका क्या था? अधिकार था। अब जब इतने बड़े क्षेत्र में इनका अधिकार कायम है तो आप देखेंगे इससे क्या इनको फायदा मिलेगा। इससे इनके कई लाभ मिलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो मलक्का स्ट्रेट है, जो हरमुज है और जो बाबल मंडेब है, यहाँ पर अधिकार होने का अर्थ क्या है या उसका लाभ क्या है? ये तीनों है चोक पॉइंट। ये तीनों क्या है? ये है चोक पॉइंट। अब आपको ये बता दें चोक पॉइंट क्या होता है। चोक पॉइंट एक ऐसा बिंदु होता है, ऐसा सकरा रास्ता होता है जहाँ पर आने के बाद चीज़ें सकरी, जैसे कोई एक बहुत बड़ी चौड़ी सी जगह है, आकर कहीं ये पतली हो जाए और फिर आगे चौड़ी हो जाए, तो ये जहाँ पतली हो जाती है इसे चोक पॉइंट बोलते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दें, मुर्गे की गर्दन, जो मुर्गे की गर्दन होती है, देखेंगे मुर्गा बहुत बड़ा होता है लेकिन उसकी गर्दन ऐसे जाकर वहाँ छोटी होती है फिर ऊपर हो जाती है, तो ये जो मुर्गे की गर्दन इसे चोक पॉइंट बोलते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैप में, तो ये जो आप ये लोकेशन दिख रहा है, यहाँ पर इधर आपको देखेंगे जो पर्शियन पारस की खाड़ी है, चौड़ी है, लेकिन वहाँ पर जाकर बड़ी ही पतली हो गई है, सकरी हो गई है और इसे चोक पॉइंट बोलते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ बाबल मंडेब मिलेगा, यह भी एक चोक पॉइंट है। ऐसे ही आपको यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट मिलेगा, ऐसे ही आपको यहाँ पर सुंडा स्ट्रेट मिलेगा। ये सब क्या है? चोक पॉइंट है। थोड़ी सी आपको यहीं पे हम बात करेंगे आपसे, पहले हम अल्फासो डी अल्बुकर्क की पूरी बात कंप्लीट कर लें। तो ये कहाँ तक अपने क्षेत्र को फैलाया? होर्मुज स्ट्रेट, बाबल मंडेब से लेके कहाँ तक? मलक्का सुंडा स्ट्रेट तक फैलाया। तो ये थी आपकी कहानी किसकी? अल्फासो डी अल्बुकर्क की। इसके बाद जो प्रमुख एक और गवर्नर होता है जिसका नाम था नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा के बारे में एक रोचक बात यह है कि ये उतना प्रभावशाली नहीं होगा, लेकिन इसने एक महत्वपूर्ण काम ये किया कि अपनी जो राजधानी, पहले इसकी जो पुर्तगाली की कोचीन हुआ करती थी, कोचीन से ले जाके एक गोवा ले गया, अपनी राजधानी को गोवा लिया। गोवा कहाँ था? गोवा कौन कैसे उसमें मिला? इसके पहले जो अल्फासो डी अल्बुकर्क थे, उन्होंने बीजापुर से जीता था, हराया था किसको? यूसुफ आदिल शाह को। अब अपनी राजधानी को वो गोवा बना लेता है और गोवा में आप देखेंगे ले जाता है। तो इस एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, ये जो शासक होता है
नीनो डी कुन्हा ये मुसलमानों के प्रति थोड़ा सा बड़ा है कट्टर होता है, यानी असहिष्णु होता है मुसलमानों के प्रति। इसकी सहिष्णुता कम होती है मुसलमानों को लेकर, और इसी बात को देखेंगे लेकर तो इसका एक तनाव होता है। और किसके तनाव होता है? ये गुजरात का शासक है जो मोहम्मदन है। और इसी के काल में आप देखेंगे ये हुगली यानी भारत के पूर्वी तट पर सेंथोम में भी फैक्ट्री स्थापित होती है। जो गुजरात का शासक था उसका नाम था बहादुर शाह। बड़ा ही रोचक कहानी है। जो बहादुर शाह था ये गुजरात का शासक हुआ करता था, और कुछ कारणों से गोवा वाले क्षेत्र में लेकर इन दोनों के मतभेद हुआ करते थे। और क्योंकि ये गोवा के क्षेत्र से हटकर ही समुद्र के पूरे क्षेत्र में फैले थे, तो ये गल्फ ऑफ कच्छ की खाड़ी तक भी पहुँचते थे। और वहाँ तक जब पहुँचते थे तो इसी क्षेत्र में शासक हुआ करता था कौन? बहादुर शाह। बहादुर शाह से इन दोनों की कुछ तनातनी थी। तो बहादुर एक बार जब ये समुद्र के तट पर पहुँचा, कौन? नीनो डी कुन्हा, उसी समय आसपास एक संदेशा भिजवाया बहादुर शाह के पास, जफर नहीं है दूसरा, बहादुर शाह के पास, कि आइए हम लोग यहीं बैठ कर एक मीटिंग कर लेते हैं, अपने तनाव को मिटा लेते हैं। और जैसे ही वो समुद्र में आता है, उसकी नाव पर बैठ कर चर्चा करता है, तो इसकी बात जो होती है दोनों में डिग्निटी की आ जाती है। तनाव कम होने के नाम नहीं लेते, तनाव बढ़ते जा रहे थे। मौके का फ़ायदा देखकर जो नीनो डी कुन्हा है ये बहादुर शाह को उसी नाव से समुद्र में ढकेल देता है, धक्का दे देता है। और जो ये बहादुर शाह थे इन्हें तैरना नहीं आता, और तैरना न आने के कारण वो वहीं डूब कर मर जाते हैं, यानी उनकी डूबने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ये इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। अब आप देखेंगे ये तीन जो गवर्नर थे ये पुर्तगालियों के रूप में हमारे लिए महत्वपूर्ण थे। अब पुर्तगालियों की जो योगदान रहा उसकी हम चर्चा कर लें कि उन्होंने क्या योगदान दिया भारत में, इसकी हम बात करें। लेकिन उसके पहले हम आपसे एक ज्योग्राफी की मैपिंग कराएंगे। एक भूगोल में जो टॉपिक है उसकी थोड़ी सी मैपिंग करवाना चाहते हैं। वो कौन सा टॉपिक है? वो टॉपिक यही है कि आपको हम दिखा दें कि होर्मुज स्ट्रेट कहाँ पे है। आप देखिए, आपके पास एक मैप खुला हुआ है। ये आपका भारत है, ये आपका ईरान है, ये आपका इराक है, ये आपका सऊदी अरेबिया है, ओमान है, अमन है, ये आपका यूएई है, संयुक्त राज्य अमीरात। आप देखिए कि जो पर्शियन गल्फ है, और इधर आप देखेंगे तो इधर आपको मिलेगा अरब सागर। इसके बीच में एक चोक पॉइंट यहाँ पर है और इसका नाम है होर्मुज। ये जो होर्मुज जल संधि है, अच्छा जल संधि क्या होती है इसको तो हमने अपने वीडियो में जब हमने जियोग्राफी की मैपिंग कराई तो वहाँ बताया था, लेकिन यहाँ भी बता देते हैं कि स्ट्रेट क्या होती है। जहाँ पर कहीं भी अगर देखिए कोई वाटर राशि है, कहीं भी कोई बॉडी है, आप ऐसे देखें कि जब दो जल राशियाँ किसी एक छोटे से पॉइंट के कारण एक दूसरे से मिलती हैं, किसी एक सक्रिय क्षेत्र के कारण दो बड़ी राशियाँ एक दूसरे से मिलती हैं, तो उन्हें जल संधि कहते हैं या स्ट्रेट कहते हैं। यानी ऐसा भाग जो दो बड़े भूखंड को अलग करता है, जो जल राशियों को जोड़ता है, वो कहलाती हैं जल राशि या जल संधि। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो यहाँ पे होर्मुज स्ट्रेट है ये जोड़ किनको रहा है? जो होर्मुज स्ट्रेट है ये आपको जोड़ रहा है किसको? फारस की खाड़ी, और यहाँ पे ओमान की खाड़ी है, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है। ये दो को जोड़ रहा है। कौन कौन? एक पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है? ये जोड़ रहा है आपका होर्मुज स्ट्रेट। ऐसे ही एक स्ट्रेट आपकी जिबूती के पास है, उसका नाम है बाब अल मंडेब। नाम लिख लेते हैं, बाब अल मंडेब। एक जल संधि यहाँ पर है, ये किनको किनको जोड़ती है और किनको किनको अलग करती है। अच्छा यहाँ पर अलग देख लें, ये जो है होर्मुज स्ट्रेट करता है एक ईरान को अलग और दूसरा यूएई को। यूएई वही संयुक्त राज्य अमीरात जहाँ पर बुर्ज खलीफा है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं आपसे बाब अल मंडेब की। ये जोड़ता किसको है? एक तो लाल सागर को और दूसरे अदन की खाड़ी को। और किसको किसको अलग करता है? एक खुद को जिबूती को और दूसरे यमन को। इन दो क्षेत्रों को अलग करता है।
अभी तक हमने आपके दो चोक पॉइंट की बात कर ली। कौन कौन सी? एक बावल मंडे और दूसरा कौन सा था? दूसरा था आपका हॉर्मुज। अब यहाँ से एक चोक पॉइंट और हमारे लिए बचा हुआ है, वो आप जब बड़ा सा मैप ये देखेंगे तो यहाँ के दो चोक पॉइंट की हमने चर्चा की। अभी हमारे पास दो चोक पॉइंट यहाँ पर बचा हुआ है, आइए उसकी भी कैसे चर्चा कर लेते हैं। जब आप IR का टॉपिक पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन की, तो इनका इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। और इन जल संधियों से, चूँकि ये ट्रेड रूट पर पड़ती हैं, जिनका इनसे प्रश्न अक्सर आते हैं, तो इसलिए हम इसका मैपिंग ही जियोग्राफी जब पढ़ा रहे हैं आपको, जब हम हिस्ट्री का कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका संदर्भ आया तो यहाँ पे उसको डिटेल जान लेना हमारे लिए आवश्यक है। अब देखिए दो चोक पॉइंट और है, ये चोक पॉइंट दो और है। अब देखिए कौन सा? एक चोक पॉइंट यहाँ पर है, कौन सा है ये है एक चोक पॉइंट। यहाँ पर कौन सा चोक पॉइंट है? यहाँ पर मलक्का जल संधि है। यानी मलक्का जल संधि है क्या? ये किनको किनको अलग कर रही है? ये अलग कर रही है मलेशिया या सिंगापुर वाले क्षेत्र को, और दूसरा इंडोनेशिया को। जोड़ती किसको है? यहाँ पर आप देखेंगे अंडमान सी है, अंडमान सी को जोड़ रही है किससे? जावा सी से, या दूसरा कह लें ये भाग है हिंद महासागर का और ये है जावा सी का। ये जोड़ रही है जावा सी को और दूसरे हिंद महासागर को। और इसी के नीचे आपको मिलेगा सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट किसको किसको जोड़ रही है? सुंडा स्ट्रेट जोड़ रही है इंडियन ओशियन को और जावा सी को, ये दो भाग को जोड़ रही है। इसके बाद अगर एक चीज और देखें, यहाँ आपको मिलेगा लोम्बॉक स्ट्रेट, यह भी जावा सी और इंडियन ओशियन को ही जोड़ता है। अलग किसको किसको कर रहा है? कि इंडोनेशिया का, और इंडोनेशिया ही कई द्वीप हैं। और जो सुंडा स्ट्रेट है ये अलग करता है इंडोनेशिया के दो भाग में, यानी एक भाग जो जावा वाला है और दूसरा जो सुमात्रा वाला है, इन दोनों को अलग कर रहा है। इसके अलावा आपको हमने बताया मलक्का वाला किसको कर रहा है? मलेशिया सिंगापुर वाले हिस्से को और इंडोनेशिया से। ये थी आपकी यहाँ तक की समझ जो आपको जानना महत्वपूर्ण था। कहाँ तक? कि ये यहाँ पर कितने चोक पॉइंट हैं, यहाँ पर कितने चोक पॉइंट है। ये टॉपिक यहाँ पे जो हमने अभी आपको लिया 3-4 मिनट, ये पूरी तरह से IR और जियोग्राफी का टॉपिक था। हिस्ट्री से यहाँ कोई लेना देना इसका नहीं था, लेकिन ये आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तब आप समझ पाएंगे कि पुर्तगालियों के लिए क्या इम्पॉर्टेंस थी इस रूट की, क्योंकि अब व्यापार के मार्ग खुल गए थे। क्योंकि हम इतिहास की ही नहीं, हम आपको इतिहास के दायरे से बाहर ले जाकर चीज़ें बताएंगे। क्यों? जिससे आप सही प्रश्न ऐसा तो है नहीं एग्जाम में आप केवल इतिहास के सॉल्व करने जाएंगे, आप वहाँ पे IR के प्रश्न भी आपको ही सॉल्व करने हैं, जियोग्राफी के प्रश्न भी आपको ही सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए हमें इस दायरे से बाहर आकर ही चीज़ों को देखना होगा। अब आइए हम बात कर रहे थे आपसे, कहाँ पर हमारी बात हो रही थी इस पर कि इनका जो विस्तार था समुद्र पर इस पूरे क्षेत्र तक फैला हुआ था। इसके बाद इनका योगदान क्या रहा भारत में, उसकी हम बात कर लें। तो यहाँ पर अब टोटल फैक्ट है, कोई महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट नहीं है। योगदान देखिए, कृषि में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। पुर्तगालियों ने भारत में आलू, टमाटर, मक्का, अमरूद, कहवा, वनीला, लाल मिर्च ऐसी सब चीज़ें लेकर भारत में आते हैं। और महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि इनका जो उद्देश्य हुआ करता था, इनका जो ऑब्जेक्टिव था भारत में, जब हमने कल वाले क्लास में बताया था तो हमने आपको बताया था कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या क्या था। एक ऑब्जेक्टिव उसमें हमने ये भी बताया था कि धर्म प्रसार का था, एक व्यापार के थ्रू लाभ कमाना था और दूसरा धर्म प्रसार का था। अब देखेंगे तो ये धर्म प्रसार के लिए गोवा में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस खोलते हैं, और प्रिंटिंग प्रेस में वहाँ पर सबसे पहले छपाई करते हैं कि इसकी बाइबिल क्या है? बाइबिल ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है और ये ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भी आए थे, तो इसलिए क्या करेंगे? बाइबिल की छपाई करेंगे और छाप कर जगह जगह बांटेंगे। दूसरी चीज़, यानी ये प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करते हैं। तीसरा इनका क्या योगदान है? तीसरा योगदान है कि इनके यहाँ इन्होंने पहली बार भारत में यांत्रिक घड़ी, मैकेनिकल वॉच लेके आते हैं। ये त्रिपाल लेके आते हैं जो नावों पे लगाए जाते हैं, ये एस्ट्रोलैब लेकर आते हैं, और साथ ही साथ आर्किटेक्चर में जहाँ ये किलेबंदी करते हैं वहाँ पर आर्किटेक्चर के जो गुण हैं उसे भी यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे लेके आते हैं गोथिक आर्किटेक्चर, पहली बार जो गोथिक आर्किटेक्चर है वो पहली बार पुर्तगालियों ने भारत में इन्वेंशन किया, शुरुआत।
उसके बाद भारत में सबसे पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ है, भारत में आ भी रहे हैं 1498 में। अब तक कोई यूरोपीय भारतीय विदेशी नहीं आया था, और ये जाएंगे सबसे अंत में। ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है हर चीज़ कि आ रहे हैं सबसे पहले, जाएंगे सबसे अंत में। इतनी चीज़ें आपको जाननी थी इनके बारे में। अब एक चीज़, इनकी नीति क्या थी, पॉलिसी क्या थी। हमने जैसा आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको इनकी पॉलिसी के बारे में बताएंगे, इनकी पॉलिसी क्या है। अगर इनकी पॉलिसी की चर्चा करें तो आपको हम बता दें कि जैसा कि हमने बताया कि अपनी समुद्र की नीति के तहत इन्होंने पश्चिम में कहाँ पर, होर्मुज स्ट्रेट, बाबल मंडेब, और देखेंगे दक्षिण पूर्व में मेडागास्कर। हम जब मेडागास्कर की चर्चा पिछले वीडियो में किया था तो यहाँ पर एक हमने करंट की बात की थी, कौन सी थी वो, अंगुलहास। तो आप देखेंगे मेडागास्कर तक की अपनी पहुँच को बनाते हैं। यानी ये जो हिंद महासागर का ये वाला हिस्सा इंडियन ओशियन का, ये पूरी इनकी पहुंच में है। उसके बाद अगर पूरब में देखेंगे तो ये मलक्का, जावा, यानी इस वाले हिस्से तक भी अपनी ये पहुंच बना रहे हैं। तो अगर हम इसको दूसरी कलर से दिखाएं तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से इनकी पहुंच यहाँ तक बनी हुई है। और जब इस तरह से पहुंच बनी हुई है तो इनसे बचा क्या, पूरा हिंद महासागर तो इन्होंने कवर कर लिया है। और यहाँ पर इनके व्यापार का अधिकार था। और इतना ही नहीं, ये अधिकार इतना सशक्त हुआ करता था किस पॉलिसी के तहत, ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत, कि इनसे समकालीन अकबर भी यहाँ पर व्यापार करने के लिए इनसे परमिशन लेते थे पुर्तगालियों से कि हम यहाँ व्यापार करना चाहते हैं, आप यहाँ की शक्ति हमें जाने दीजिए। तो यहाँ से उन्होंने व्यापार किया है। और दूसरी चीज़ एक महत्वपूर्ण और आपको बताएं, ये जब जहाज़ों को जो संरक्षण देते थे कि काफिला बना कर देते थे, कई लोगों के एक समूह के जाके चारों तरफ से घेर ले जा करते थे, और जो टैक्स नहीं देता उसको पनिश करते थे। और देखिए तो इनकी जो समुद्री नौसेना थी ये समकालीन विश्व में या भारत के क्षेत्र में, हिंद महासागर में सबसे मजबूत थी। और ये घोड़ों का व्यापार करते थे। घोड़ों के व्यापार में इनका एक अधिकार था, कोई इनका टक्कर देने वाला सानी नहीं था। इनका जासूसी तंत्र बहुत मजबूत था, और ये रिवार्ड और पनिशमेंट की नीति अपनाते थे। तो आखिर क्या कारण रहा कि इनका पतन हो गया? जी हाँ, ये भी आपको जानना है, महत्वपूर्ण है कि आखिर पतन क्यों हो गया, ये सक्सेस नहीं हुए क्यों अंग्रेज भारत पे उपनिवेश बनाए, ये क्यों नहीं बना पाए? देखिए बिल्कुल, क्योंकि इनकी एक नीति थी असहिष्णुता की, जो मुसलमानों के प्रति भेदभाव की नीति थी। दूसरा महत्वपूर्ण, जो सरकारी कंपनियां होती हैं वहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, और इसका शिकार यह भी हुआ कि इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो गया। और तीसरा, आपको अगर हम एक इमेज दिखाएं तो शायद आप समझ पाएँ कि समस्या एक और क्या थी इनके साथ। इस इमेज में देखिए, ये आपको दिख रहा है पुर्तगाल। आप इमेज में देख रहे हैं पुर्तगाल को देख पा रहे हैं। तो पुर्तगाल को जब देख रहे हैं तो एक चीज़ और आपको बता दें कि पुर्तगाल पहले स्पेन का भाग हुआ करता था, ये पूरा स्पेन है। अब ये देखिए, ये भी आपकी यहाँ का पार्ट नहीं है, ये स्पेन है। ये भी थोड़ा सा टॉपिक से अलग हट रहे हैं। ये पूरा स्पेन है। स्पेन 1226 में दो भागों में बटा। एक भाग इसका बन गया पुर्तगाल और दूसरा भाग पड़ा रह गया स्पेन। ये दो भागों में बटा, और जो पुर्तगाल था इसकी राजधानी बनी लिस्बन। ये पूछा जाता है आपसे प्रश्न में, इसकी राजधानी हुई लिस्बन। तो ये देखिए एरिया इसका बहुत छोटा है, यानी ये है देश बहुत छोटा, यानी इसके पास जनसंख्या की जो संसाधन है वो बहुत कम है। जो इसके पास जनसंख्या संसाधन है, जो रिसोर्स हैं, वो इसके पास बहुत कम है। अब आइए फिर वहाँ चलते हैं जहाँ हम बात कर रहे थे। तो ऐसे में जब इसके पास जनसंख्या संसाधन कम होगा तो ये इसके जो सस्टेन करने की क्षमता थी, यानी इसके पतन के लिए भी एक कारण रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या? जनसंख्या रिसोर्स की कमी। और एक चीज़ और देखिए कि ये अपना जो ध्यान था भारत में न लगाकर ये ब्राज़ील के उपनिवेशों पर लगाना शुरू कर देते हैं। यानी इनका जो फोकस एरिया होता है वो ब्राज़ील हुआ करता था, ना कि इंडिया। तो इस कारण से इनका भारत में पतन होता है। अब बताएं भारत पर इनका प्रभाव क्या पड़ा, इसकी भी बात करेंगे। भारत में अगर देखा जाए तो पहली बार इन्होंने भारत में आकर इन्होंने एक उपनिवेशवाद की स्थापना को भारत में स्थापना के लिए बल दिया। यानी अब तक कोई उपनिवेश भारत में नहीं बना रहा था, लेकिन पहली बार जब ये आए, संघर्ष इन्होंने किया, राजनीतिक रूप से ये एक्टिव हुए, तो इन्हें उपनिवेशवाद को बल दिया।
और उन्हीं को सीख कर अंग्रेज आएंगे, भारत में उपनिवेश बनाएंगे और उनकी दासता से भारत 1947 में जाके आज़ाद होगा। फिर दूसरा प्रभाव क्या पड़ता है कि व्यापार का राजनीतिकरण करना शुरू कर देते हैं। कैसे? आपको अभी हमने बताया कि अकबर तक इनसे परमिशन ले रहा था और ये व्यापार के लिए राजनीति करते थे और उसमें युद्ध तक हो जाते थे। आगे अगर आप देखेंगे तो कई युद्ध होंगे अंग्रेज़ों के इसी व्यापार को लेकर। अब इसके बाद तीसरा क्या, ये तो दोनों राजनीतिक परिणाम थे, जरा सांस्कृतिक परिणाम देखें कि इन्होंने जो वेशभूषा था इस पर भी बड़ा प्रभाव डाला। यह पहली बार भारत में यूरोपीय कल्चर लेके आते हैं और ये संस्कृति पर प्रभाव डालेंगे। और कैसे? जब ये भारत की महिलाओं से शादी कर लेंगे, भारत की महिलाओं से, स्थानीय लोगों से शादी करके उन्हें अपनी वाइफ बनाएंगे, तो ये धीरे धीरे उनके कल्चर से भी जुड़ेंगे। और देखेंगे, और जब ये उनसे जुड़ेंगे तो एक काम और करेंगे, इससे उनको दो लाभ हो रहा है। ये तो लोकल लोगों से जुड़ जा रहे हैं और दूसरे उन महिलाओं को ईसाई धर्म अपनवा देंगे और इससे ईसाई धर्म का भी प्रसार होगा और लोकल कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ये दो लाभ उनको हो रहे थे इस एक पॉलिसी से और ये भी वो काम बड़ा करेंगे। इस कार्य करने से आप देखेंगे कि धर्म पर भी प्रभाव पड़ेगा हमारे, और धर्म पे प्रभाव करने के साथ साथ हमारी संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ेगा, हमारे कल्चर पर प्रभाव पड़ेगा। और ये दोनों चीज़ आप देखेंगे इसका एक प्रभाव के रूप में हमारे सामने आएगा। और एक चीज़ हमने बताया कि इन्होंने एक आर्किटेक्चर शैली को भारत में लाया जिसका नाम था गोथिक आर्किटेक्चर लेकर आते हैं ये भारत में। ठीक है दोस्तों, तो ये था उनका परिणाम और ये पूरा था आपका ये थी पूरी आपकी कहानी पुर्तगालियों के बारे में। तो इतनी की पीपीटी देख लेते हैं, फिर हम डच को डिस्कस कर लेंगे। देखिए, पुर्तगाली कंपनी के बारे में हमने बताया कि ये था एस्तादो द इंडिया। इसकी शुरुआती अभियान के बारे में हमने बताया कि सबसे पहले वास्को डी गामा आया था 17 मई 1498 में। पर उसके बाद 1500 से लेकर 1501 के बीच दूसरा पुर्तगाली आता है जिसका नाम था पिट्रा अल्वारेज कैब्राल। यह आता है 31 दिसंबर 1500 में। 1502 में वास्को डी गामा फिर वापस भारत में आता है और 1503 में पहली फैक्ट्री स्थापित करता है कोचीन में। और आप देखेंगे दूसरी चीज़ इसके लिए जो महत्वपूर्ण है वो, क्योंकि निजी कंपनियों ने बहुत लाभ कमा लिया था, इस लाभ को देखकर यहाँ की जो पुर्तगाली सरकार थी बड़ी प्रेरित हुई और उसने खुद एक सरकारी कंपनी का गठन किया। उसके सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर कहलाए और गवर्नर के पास हमने बताया 4 अधिकार होते थे। कौन कौन से? पहला उनको व्यापार के लिए लाभ कमाना था, दूसरा युद्ध, तीसरा संधि करने का अधिकार था और चौथा कंपनी के विस्तार के लिए। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो पहला गवर्नर जो था वो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा था। ये पहला गवर्नर था, इसने जितनी भी स्थापित की फैक्ट्री थी उसकी किलेबंदी की थी और एक विशेष पॉलिसी लेकर आया था जिसका नाम था BWP यानी ब्लू वाटर पॉलिसी। इसके तहत वो 2 कार्य करना था, समुद्र में स्वयं की नौसेना को मजबूत करता था और दूसरे वहाँ के व्यापार को नियंत्रित करता था। और इसके बाद इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाने वाले दूसरे गवर्नर हुए अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क क्या करते हैं? ये भारत में वास्तविक स्थापना करते हैं यानी, और ये लोगों से इसके संबंध बड़े अच्छे होते हैं। कैसे? खास करके हिंदू राजाओं के साथ। इसमें नाम मिलता है कृष्णदेवराय का, जो विजयनगर साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण राजा हैं। और 1510 में ये बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लेता है जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह को हराकर। और अब आगे देखेंगे फिर ये काम ये करता है और यही गोवा बाद में इनकी राजधानी बनेगी, अभी तो नहीं बनी, आगे जाकर इनकी राजधानी बन जाएगी। और राजधानी कौन बनाएगा? राजधानी बनाएगा कौन? राजधानी बनाएगा इसका नीनो डी कुन्हा, अभी आगे जो आएगा। और ये अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बंद कर देता है और यूरोपीय लोगों को प्रोत्साहित करता है कि भारतीय महिलाओं से शादी करें, जिससे उनके कल्चर और उनके धर्म में ये एंट्री पा सके, लोकल लोगों से, स्थानीय लोगों से जुड़ाव हो सके। और इसने अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी BWP का प्रसार मेडागास्कर से लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट और मलक्का स्ट्रेट इंडोनेशिया तक नियंत्रित किया। इसके बाद आता है कौन? वही नीनो डी कुन्हा, जिसने अपनी राजधानी कोचीन से कहाँ ले गया? गोवा। ये मुस्लिम शासकों के प्रति असहिष्णु था और इसने हुगली और सिंथानम में फैक्ट्री स्थापित कराई। और गुजरात के शासक बहादुर शाह की कहानी हमने बताई, जिसकी कहानी ने ढकेल कर मृत्यु हो जाती है इनकी। और इनका योगदान भी हमने आपको बताया
कि ये कृषि में आलू, टमाटर, मक्का, अमरूद, कहवा, वनीला, लाल मिर्च ये सब लेकर आते हैं और आधुनिक पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करते हैं ये, जिससे बाइबिल छापते हैं। यांत्रिक घड़ी, त्रिपाल, एस्ट्रोलैब भारत लेकर आते हैं। गोथिक कला लेकर आते हैं और भारत में सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाएंगे पुर्तगाली। इसके बाद हमने आपसे एक टॉपिक और बात की थी, वो था कौन सा? वो था कि इनकी नीति क्या थी, इनकी पॉलिसी क्या थी। तो इन्होंने देखिए नीति में सबसे पहले स्थानीय लोगों के साथ सहयोग करते थे, कैसे? शादी करके। दूसरी चीज़ नीति में इनका क्या था? इनकी नौसेना बड़ी मजबूत थी। किस पॉलिसी से? ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसकी हमने डिटेल में डिस्कशन की और इसी डिस्कशन के समय हमने आपको कुछ स्टेट के बारे में भी चर्चा की और इस स्टेट में हमने आपको मुख्यतः 4 स्टेट की बात की, 2 पश्चिमी होर्मुज और बाबल मंडेब और 2 पूर्वी, एक सुंडा और दूसरा मलक्का। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने आपसे बात की कि जो ब्लू वाटर पॉलिसी है ये स्वयं को समुद्रों का स्वामी समझते थे इसकी पॉलिसी के तहत, क्योंकि इनकी नेवी इतनी मजबूत थी कि उनका कोई टक्कर नहीं दे पाता था। यहाँ तक कि अकबर ने, जो उस समय पूरे समकालीन भारत में, पूरे मुगल भारत में, पूरे भारत में साम्राज्य करता है, उसने भी इस समुद्रों में अगर व्यापार करने के लिए जाना था तो इनसे परमिशन लेनी पड़ी उसे। और एक काफिले के रूप में जहाज़ों को संरक्षण देते थे। समुद्री नौसेना इन्होंने स्थापित की। घोड़ों के व्यापार में इनका अधिकार था। जासूसी तंत्र इनका बड़ा मजबूत हुआ करता था। आखिर इनका पतन क्यों हो गया? इनके लिए कुछ नीति, करप्शन, असहिष्णुता की नीति, जनसंख्या संसाधन की कमी और ब्राज़ील उपनिवेश पर ज़्यादा ध्यान, ये चीज़ें उसके यहाँ पर भारत में पतन के कारण थे। परिणाम क्या हुआ? भारत पर यहाँ प्रभाव क्या पड़ा? व्यापार का राजनीतिकरण हो गया। दूसरा, उपनिवेशवाद को उसने स्थापना को बल दिया कि ये एक ट्रेंड मार्क बना कि आगे इसी तरह से भारत में उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिलेगा और अंग्रेज शासक भारत पर आएंगे और उपनिवेश स्थापित करेंगे। वेशभूषा और संस्कृति पर प्रभाव हमने बताया, कैसे? लोकल लोगों से शादी करके उन्हें ईसाई धर्म को अपनवाकर ये चीज़ें, और ईसाई धर्म को इन्हें प्रसार किया। तो इतनी चीज़ें जो हमारे लिए थी वो क्या थी? इतनी चीज़ें हमने बात की आपसे एक मेजर टॉपिक पुर्तगाली के बारे में। अब पुर्तगाली के बारे में बात करेंगे हम आपसे डच के बारे में। डच, ये डच कौन थे? डच थे नीदरलैंड के निवासी। ये कहाँ के थे? यानी ये हॉलैंड से आए थे। हॉलैंड और नीदरलैंड को एक ही नाम से जानते हैं। ये फिर अगर हम आपको और बात करें तो आप देखेंगे ये कहाँ का भाग है? ये यूरोप का भाग है। यूरोप में कहाँ का? यूरोप में आप देखेंगे पश्चिमी यूरोप का भाग है। ये वाला हिस्सा आपका नीदरलैंड है। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम एक बंदरगाह है जिसे आपने बहुत पढ़ा होगा कई जगह पे। तो इसके बारे में अगर आप कुछ जानते हो तो कमेंट करके हमें आप बताइएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, इन्होंने एक कंपनी स्थापित की भारत में व्यापार के लिए। अच्छा, उस कंपनी का क्या नाम था? उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ हॉलैंड। ये नाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ हॉलैंड नाम था, जिसके तहत ये भारत में व्यापार के लिए स्थापित की गई थी। इस कंपनी में कुल 17 लोग कार्यरत थे, मुख्य लोग थे, और इन्हें क्या कहते हैं? जेंटिलमैन ऑफ 17 के नाम से इनको जाना जाता है। अब कुछ इस नीदरलैंड के बाहर आसपास की लोकेशन को हम जान लें तो आप देख रहे हैं ये लोकेशन आपको दिख रही है, ये है नीदरलैंड। नीदरलैंड जो नॉर्थ उत्तरी सी है उसी के सटा हुआ है। और देखेंगे यहीं पे एक लोकेशन है इंग्लिश चैनल, ये जहाँ हम दिखा रहे हैं इंग्लिश चैनल है। थोड़ा सा जूम कर दे तो और शायद अच्छा हो। चलिए आपकी इस ख्वाहिश को भी हम पूरा कर देते हैं। ये देखें, अब सही है। ये आपको दिख रहा है, ये है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल के पास 2 चीज़ें हैं। ये इंग्लिश चैनल या ये स्टेट एकदम जल संधि ही ये भी है, ये भी जल संधि की तरह है। तो किनको ये अलग करती है ये भी बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे। देखिए जो ये जल संधि है, ये जल संधि उत्तरी सी और जो बिस्के की खाड़ी है इन दोनों को जोड़ती है। और अलग किसको करती है? जी हाँ, अलग किसको करती है आप देखकर हमको रिलैक्स होकर बताएंगे कि ये कौन सा चीज़ जगह है और ये कौन सी जगह। इन दोनों को अलग करती है आप मैप में देखकर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो यहाँ से हम आगे चलें। अब देखिए
अब तक हमने आपसे बात कर ली थी कहाँ पर, पुर्तगाली। अब हमारी बात चल रही है नीदरलैंड पर, यानी डचों के बारे में। डच क्या कर रहे हैं, डच भारत में आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, भारत में कंपनियों का गठन करेंगे। और डचों की जब हम चर्चा करेंगे तो आपसे हम यहाँ पर 3 टॉपिक पे बात करेंगे जो बड़े छोटे छोटे होंगे। पहली टॉपिक इनके गठन और भारत आगमन की, दूसरी बात करेंगे इनका जो एक्सपोर्ट था और इम्पोर्ट था, इनकी बात करेंगे, और फिर ये भारत में इनके पतन क्यों हो गए ये बात करेंगे। तो आइए अब देखिए, भारत में हमने बताया कि इनका आगमन कैसे होता है। इनकी कंपनी का स्ट्रक्चर, इसमें 17 लोग होते हैं और ये जेंटलमैन ऑफ सेवेंटीन के नाम से जानते हैं। इनकी पहली फैक्ट्री 1605 में स्थापित होती है। कहाँ पर, मुसलीपट्टनम, मुसलीपट्टनम में स्थापित होती है। और दूसरी इनकी फैक्ट्री होती है पुलिकट में, ये होती है 1610 में। उसके बाद आप देखेंगे इनकी कई कंपनियां स्थापित होती है, कुछ बालासोर में, सूरत में, नेगीपट्टनम में, कई जगह इनका कंपनी, एक महत्वपूर्ण कंपनी स्थापित होती है जिसका नाम है चिनसुरा। ये डचों की सबसे बड़ी कंपनी थी और यह स्थापित होती है कब, 1693 में। हालांकि काफ़ी बाद में होती है, 1653 में होती है, काफ़ी बाद में होती है, लेकिन सबसे बड़ी कंपनी स्थापित होती है। इनकी पॉलिसी क्या थी, इनकी पॉलिसी की बात कर लें, इनकी किस पॉलिसी के तहत कार्य करते थे। इनकी पॉलिसी थी सहिष्णुता, बड़े ही उदार पॉलिसी, लिबरल थे ये, बड़ी ही उदार पॉलिसी के प्रणेता थे और ये सहिष्णु थे। ये स्थानीय लोगों के साथ बड़े ही समानता का व्यवहार करते थे और यही कारण है कि इनकी जो ग्रोथ हुई भारत में बहुत तेज़ी से होती है, लेकिन बाद में हालांकि ये ग्रोथ रुक जाती है। इसके भी कई कारण हैं। फिर देखेंगे ये पुर्तगाली और जो अंग्रेज हैं, इन लोगों की बात भारतीय लोगों का ये शोषण नहीं करते हैं, ये भारतीय लोगों का दुरुपयोग नहीं करते, बल्कि एक स्वस्थ तरीका, एक स्वस्थ मैकेनिज्म अपनाते हैं, एक हेल्दी मैकेनिज्म अपनाते हैं जिससे भारतीय लोगों का उद्धार किया जा सके। अच्छा, तो ये भारत से ले क्या जाते थे और क्या ले आते थे जी, ये भारत से जिन चीज़ों को ले जाते थे उनमें सूती वस्त्र, उनमें सोरा, सोरा किस लिए, बारूद बनाने के लिए, उनमें अफीम, उनमें क्या, मसाला, मसाला किस लिए, चूँकि ये ठंडे प्रदेश से थे तो इन्हें भोजन के लिए या जो मछली और मांस हुआ करता था उनमें मसालों को रखकर उन्हें सुरक्षित रखा जाता था। फिर और क्या, ये नमक ले जाते थे, ये नील ले जाते थे, क्योंकि अभी तक कृत्रिम रंग का आविष्कार हुआ है लेकिन बड़े पैमाने पर प्रचलित नहीं है। और देखिए कच्चा रेशम ले जाते थे, भारत में चावल बहुत होता, चावल ले जाते थे। तो ले के आते थे, यानी ये भारत इनसे आयात क्या करता था, ये भारत में सोना ले आते थे, इतना ले आते उसके बदले सोना देते थे, चांदी देते थे जिसे बुलियन कहा जाता है, ये पारा ले आते थे और साथ ही साथ ये प्रमुख कुछ कांच लाते थे और एक चीज़ और, ये ऊन लाया करते थे। इतनी चीज़ें भारत में लाते थे। तो अब ये भी बता दें इनके पतन का कारण क्या था। बिल्कुल, इनके पतन के लिए देखेंगे कि इनकी जो नौसेना थी ये कमज़ोर थी, लेकिन ये भारत में मजबूत जरूर हुए, भारत में स्थानीय रूप से, लेकिन इनकी नौसेना जो कमज़ोर हुई जिसका लाभ अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। दूसरी, इनका जो मैक्सिमम ध्यान था ये भारत से हटकर इंडोनेशिया पर था, ये इंडोनेशिया को फोकस कर रहे थे। इसी तरह ब्राज़ील को फोकस कर रहे थे पुर्तगाली, जिसके कारण भारत से उनका अंत हुआ, और ये फोकस कर रहे थे इंडोनेशिया को। समस्या इनके भी साथ हुई थी। हमने जब पुर्तगाल को आपको दिखाया था यहाँ पर बड़ा छोटा था और उससे भी छोटा आपका हॉलैंड था, यानी इसके पास भी जनसंख्या रिसोर्स बहुत कम था, जिसके कारण कई जगह एक साथ ध्यान नहीं दे पाएंगे। यही कमी इंग्लैंड में नहीं होगी, ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन की जनसंख्या इनसे बहुत ज़्यादा होगी। और तीसरा, इनके पास एक महत्वपूर्ण चीज़ और था, इकोनॉमी का टर्म है प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट गैप। ये क्या होता है, सिंपल भाषा में कहें, जितना आप कमा रहे थे, जितना आपको लाभ हो रहा था, इस लाभ में अगर आपको 100 रुपया लाभ हो रहा था तो आप इस 100 रुपये का आप टोटल इन्वेस्ट न करके बहुत कम मात्रा में 2 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हों, तो 98 रुपये का जो ये गैप है इसे बोलते हैं क्या, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट गैप। तो इनका जो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट गैप था बहुत ज़्यादा था, यानी ये खुद के ऊपर खर्चा बहुत करते थे। इस वजह से आप देखेंगे ये इनकी कंपनी में जो निवेश था, जो इन्वेस्टमेंट था वो बहुत
कम हुआ और ये कंपनी धीरे धीरे पीछे होती चली गई दिन प्रतिदिन। तो ये थी कहानी डचों की। तो आइए इनकी पीपीटी देख लेते हैं और फिर आपसे हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। देखिए, हमने बताया कि इनकी कंपनी का नाम था बेरेंगे ओस्ट इंडीज। और अगली चीज़ अगर हमने बात की कंपनी का गठन, भारत और आगमन के 3 टॉपिकों को हमने बात की। आयात निर्यात, भारत में पिछड़ेपन का कारण, यानी कि कोई कंपनी में कुल 17 लोग थे जिन्हें कहते थे जेंटलमैन ऑफ 17। प्रथम फैक्ट्री 1605 में मछलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। 1610 में आपको हमने बताया पुलिकट में, 1606 में पेट्टोपाली में हुई थी। ये एक लिस्ट है जिसे आप देख लीजिएगा। और ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इनका जो पहला दल सुमात्रा इंडोनेशिया में पहुंचा था जहां पर एक फोकस हुआ करते थे, उनका नाम था कार्नेलियस हाउटमैन। चिनसुरा में इनकी सबसे बड़ी फैक्ट्री थी जो 1653 में स्थापित हुई थी। उसके बाद इनकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो क्या हैं, आपको हमने बताया इनकी पॉलिसी के बारे में। ये बड़े उदार और सहिष्णु थे, स्थानीय लोगों के साथ इनका बड़ा अच्छा व्यवहार था, ये उन लोगों को रोजगार दिया करते थे, शोषण कम था इनके क्षेत्र में, पुर्तगाली और अंग्रेजों की भांति इस शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करते थे। आयात निर्यात की लिस्ट में हमने आपसे बताया कि सूती वस्त्र, सोरा, अफीम, मसाला, नमक, नील, कच्चा रेशम और चावल, इतनी चीज़ें भारत से ले जाते थे। कहाँ? नीदरलैंड। लेकर क्या आ रहे हैं? सोना, चांदी, पारा, कांच और ऊन, इतनी चीज़ें कर रहे हैं क्या? वहाँ से वापस लेकर इंडिया में आ रहे हैं। और इनके पतन का कारण क्या रहा? अंग्रेजों की तुलना में कमज़ोर नौसेना। और एक युद्ध होता है बिडारा का 1759 में, और इस युद्ध में फाइनली रूप से जो डच हैं वो उनका कंपटीशन अंग्रेज़ों से समाप्त हो जाता है। यहाँ पर इस बिडारा के युद्ध में अंग्रेज विजयी होते हैं और जो डच होते हैं ये पराजित होते हैं। दूसरा पतन का कारण क्या है? इंडोनेशिया पर इन्होंने ध्यान बढ़ाया अपना, जनसंख्या रिसोर्स इनके पास भी कम था, और हमने जो एक इकोनॉमिक टर्म बताया था क्या, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट गैप, ये इनका बहुत अधिक था, जिसके कारण इनकी कंपनी मेन रूप से काफ़ी नुकसान में पहुंची और भारत से इन्होंने अपना व्यापार हटा लिया। तो इतनी बातें थी इस वीडियो में। अब इसके बाद हम रुकेंगे आपसे यहीं पर। अगर अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल यानी कार्नर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए यूज़र हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पुराने यूज़र हैं तो हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं, जो आपके सहपाठी हों उनको बताएं, और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों को फैलाएं, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ सके। और इस प्रोत्साहन बढ़ने के कारण हम और भी चीज़ें आपको लेकर आएंगे, और भी चीज़ें हम आपके लिए कवर कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो रुकेंगे हम यहीं पर, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए रमेश चंद्र को दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।